गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब मैं गोपाल कृष्ण गोखले पर अपने अंतिम वीडियो के माध्यम से गोपाल कृष्ण गोखले का भारतीय राजनीतिक चिंतन में योगदान और उनके मूल्यांकन पर बात करने जा रहा हूँ। गोखले भारतीय राजनीति के उदारवादी धारा के प्रमुख थे और गोखले का राजनीतिक चिंतन तथा ये उदारवादी विचारधारा अनेक आलोचनाओं का विषय भी रही है। आलोचकों के अनुसार न तो गोखले की मूलभूत विचारधारा सही थी, न ही उनके द्वारा अपनाए गए साधन प्रभावी थे। साम्राज्यवादी ब्रिटेन द्वारा जब भारत पर शासन किया जा रहा था तो एक ऐसे व्यक्ति या देशभक्ति में से किसी भी एक वर्ग को वो अपना सकता था, लेकिन गोखले की देशभक्ति का राजभक्ति से मेल हो जाने के कारण देशभक्ति आंशिक होकर रह गई। उनका सोचना गलत था कि ब्रिटिश राज स्वयं भारत के हित में है। अंग्रेजों की न्यायप्रियता में भी उनका पूरा विश्वास था, जो कि गलत है, जैसा कि बाद की घटनाओं से साबित हो गया है। साम्राज्यवादी अंग्रेज सत्य और न्याय के स्थान पर शक्ति और दबाव की भाषा को समझते थे। इसके अतिरिक्त गोखले और अन्य उदारवादियों द्वारा अपनाई गई पद्धतियाँ प्रभावी नहीं थी। आज की परिस्थितियों में अगर देखा जाए तो गोखले के विचार और कार्यों की चाहे कैसी भी आलोचना क्यों न की गई हो, तात्कालिक परिस्थिति की दृष्टि से उनका चिंतन और कार्य नितांत औचित्यपूर्ण और व्यवहारिक था। गोखले एक रचनात्मक राजनीतिज्ञ थे। उनके प्रशासनिक उत्तरदायित्व की भावना थी और प्रत्येक परिस्थितियों में अपने शांतिपूर्ण आचरण के स्वभाव का वो प्रयोग करते थे और इस मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि में उनके द्वारा उदारवादी राष्ट्रवाद का मार्ग भी अपनाया जा सकता था। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस मार्ग को अपनाते हुए भी देश के लिए त्याग करने में वे किसी से पीछे नहीं थे। भारतीय राजनीति को उनके चिंतन और कार्यों की देन बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, जिनका उल्लेख निम्न रूप से किया जा रहा है। नंबर 1, ब्रिटिश शासन के दोष प्रकट करना। गोखले उदारवादी थे, लेकिन ब्रिटिश शासन की आलोचना करने में वो कदापि पीछे नहीं रहे। वो निर्भीक होकर हमेशा ब्रिटिश शासन के दोष जगजाहिर करते थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन के साम्राज्यवादी रवैये और नौकरशाही के हाथों में शक्ति के केंद्रीकरण के प्रबल और प्रखर शब्दों में आलोचना की है। अत्यधिक सैनिक व्यय, भारी कर भार, उच्च नौकरशाही के अभारतीय स्वरूप और विधानसभाओं के दोषपूर्ण गठन और उनके अपर्याप्त अधिकारों पर उन्होंने सदैव ही भारी विरोध प्रकट किया है। उन्होंने जिस प्रकार से ब्रिटिश शासन के दोष स्पष्ट किए हैं, उससे भारतीय जनता को ब्रिटिश सरकार का विरोध करने की प्रेरणा मिली है। इस प्रकार उदारवादी गोखले ने भविष्य के जन आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। नंबर 2, भारत को राजनीतिक शिक्षा दी। उनकी एक महत्वपूर्ण देर भारतीय जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना था। गोखले ने सभी महत्वपूर्ण विषयों पर विचार व्यक्त करते हुए शासन के संबंध प्रमुख प्रश्नों पर प्रबल जनमत का निर्माण किया। उन्होंने भारतीय जनता को व्यक्तिगत स्वाधीनता, प्रतिनिधित्वात्मक संस्थाओं की स्थापना, आर्थिक और सामाजिक सुधार और अंत में शोषण की मांग करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने भारतीय जनता में राजनीतिक प्रश्नों के प्रति जागृति उत्पन्न की। उन्होंने कुल मिलाकर 7 बार इंग्लैंड की यात्रा की और उनके द्वारा भारतीय प्रश्नों के संबंध में इंग्लैंड के जनमत को प्रभावित करने में पर्याप्त सफलता प्राप्त की। नंबर 3, भारतीय राष्ट्रीयता के एक जननायक। गोखले के चिंतन और कार्य में चमत्कारिकता का अभाव है, लेकिन उनके सुदूरव्यापी और अत्यंत महत्वपूर्ण परिणाम ये हुए कि जिन व्यक्तियों को भारतीय राष्ट्रीयता का जनक कहा जा सकता है, उनमें गोखले का नाम महत्वपूर्ण है। उन्होंने देशवासियों को शिक्षा दी कि वे सांप्रदायिक और प्रांतीय धरातलों से ऊपर उठकर सामान्य राष्ट्रीयता की भावनाओं को अपने हृदयों में संजोए रखें और उसके प्रति निष्ठा और समर्पण रखें। नंबर 4, विकेंद्रीकरण का आग्रह। गोखले नौकरशाहों के हाथों में शक्तियों के अत्यंत केंद्रीकरण का विरोध करते हैं, तो उन्होंने भारत में प्रत्येक स्तर पर आर्थिक और प्रशासनिक दोनों ही क्षेत्रों में विकेंद्रीकरण की आवश्यकता को गंभीरता से व्यक्त किया। गोखले के राजनीतिक दूरदर्शिता का प्रमाण इस तथ्य में मिलता है कि उन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की आवश्यकताओं को बतलाते हुए अपने समय में जो योजना प्रस्तुत की थी, वह आज भी भारत के पंचायत राज के संबंध में हमें प्रासंगिक रूप से स्पष्ट नजर आती है। नंबर 5, उपयोगी आर्थिक चिंतन। गोखले न केवल राजनीतिक वर्ण, इतिहास और अर्थशास्त्र के बहुत बड़े प्रकांड पंडित थे। उन्होंने सैनिक व्यय में कमी करने और भारतीयों को उच्च प्रशासनिक पद प्रदान करने, कर भार में कमी करने, कृषि सुधार और औद्योगिक विकास पर बल देने की मांग की थी। देशभक्ति की आवश्यकता और आर्थिक कारणों से उन्होंने स्वदेशी के प्रयोग को राष्ट्रीय धर्म की संज्ञा दी। उनका आर्थिक चिंतन इस बात का परिचायक है कि उन्होंने आर्थिक मामलों में स्पष्ट और गहरी
और व्यवहारिक समझ रखी थी। नंबर 6, राजनीति का आध्यात्मिकरण। राजनीतिक चिंतन को गोखले की सबसे बड़ी और स्थायी देन राजनीतिक आध्यात्मिकीकरण है। साध्य ही साधनों का औचित्य है। उन्होंने सदैव ही इस दृष्टिकोण का विरोध किया है और इस बात पर बल दिया है कि श्रेष्ठ साध्य की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ साधनों को ही अपनाया जाना चाहिए। सीवाई चिंतामणि, जो गोखले को अपना गुरु मानते थे, लिखते हैं कि गोखले बौद्धिक रूप से इतने ईमानदार थे कि वे पहले अपने आप से अच्छी तरह जिरह किए बिना कोई भी राय प्रकट नहीं करते थे। उन्होंने सार्वजनिक नैतिकता का विकास और चरित्र निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया। राजनीति को नैतिकता के साथ जोड़ने और चरित्र निर्माण की बात आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीति में नैतिक शुद्धता के सिद्धांत का उन्होंने न केवल प्रतिपादन किया वरन स्वयं अपने सार्वजनिक जीवन में संपूर्ण अंशों में उसको अपनाया है। 1887 में इंग्लैंड में अपने प्रवास के दौरान अपने विश्वस्त समर्थकों से प्राप्त सूचना के आधार पर पूना में यूरोपीय सिपाहियों की जातियों के संबंध में मैनचेस्टर गार्जियन के संवाददाता को एक वक्तव्य दिया था। भारत लौटने पर उन्हें मालूम हुआ कि उनका यह वक्तव्य तथ्य पर आधारित नहीं था। तब नैतिक साहस का परिचय देते हुए 4 अगस्त 1887 को दी मैनचेस्टर गार्जियन और द टाइम्स ऑफ इंडिया में गोखले की क्षमा याचना प्रकाशित हुई और निंदा आलोचना की परवाह न करते हुए इस प्रकार के नैतिक साहस का परिचय गोखले देते थे। नंबर 7, भारत सेवक समाज की स्थापना। गोखले की एक अन्य महत्वपूर्ण देन भारत सेवक समाज की स्थापना थी। भारत के विभिन्न प्रांतों के योग्य और शिक्षित व्यक्ति इस संस्था में शामिल किए गए थे। उन्होंने देश के लिए समर्पण भाव को अपनाते हुए प्रेरित किया और इस संस्था ने ही भारत को श्रीनिवास शास्त्री जी के देवधर, NM जोशी, पंडित हरदयाल कुंजर और अमृतलाल ठक्कर जैसे देशभक्त दिए। इस संस्था के संविधान की प्रस्तावना में गोखले ने लिखा है कि अब हमारे काफ़ी देशवासियों को इस काम में धार्मिक भावना के साथ अपने आप को खपाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। सार्वजनिक जीवन को आध्यात्मिक रूप दिया जाना चाहिए और दिल में देश का प्रेम इस तरह भर दिया जाना चाहिए कि उसके सामने और सब बातें महत्वहीन मालूम हो। समाज सुधार के कार्य में भी उनकी तीव्र रुचि थी। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक आगरकर के समाज सुधार कार्यों में उन्होंने सदैव ही पूर्ण सहयोग दिया। एक और तो गोखले अपने जीवन काल में भारत और इंग्लैंड में भारी सम्मान प्राप्त हुआ, लेकिन दूसरी ओर अनेक अवसरों पर और विविध पक्षों द्वारा उन्हें बहुत गलत भी समझा गया है। गोखले की उदारवादी विचारधारा के कारण भारत के गर्म दलीय लोग उन्हें एक दुर्बल हृदय उदारवादी कहते थे। ब्रिटिश सरकार के हाथ में जानबूझकर हथियार बनने के लिए तैयार थे, ऐसा कि उदारवादी उनके खिलाफ मानते थे। दूसरी तरफ उनकी देशभक्ति के कारण ब्रिटिश सरकार तथा प्रतिक्रियावादी तत्व उन्हें एक छिपा हुआ राजद्रोही समझते थे। वास्तव में वे न तो एक छिपे हुए राजद्रोही थे और न ही एक दुर्बल हृदय उदारवादी अर्थात प्रतिक्रियावादी। एक प्रकार से 30 वर्षों तक देश सेवा के इतिहास में उनका एक निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है और कहीं न कहीं उन्हें कमज़ोर मानना, उनका कम आंकना उनका सही अध्ययन नहीं है। वे एक पक्के और रचनात्मक राजनीतिज्ञ थे और इतिहास में न केवल अमर है, आज भी उनके विचार भारतीय शासन में स्थापित हैं। धन्यवाद।